अप्रैल 2025 लखनऊ में स्थित निर्वाण संस्था में रहने वाले 9 बच्चों को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया। पहले बच्चों ने उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायत की, फिर अचानक बेहोश होने लगे। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस हो गया है। अब उनका इलाज चल रहा है। अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, यहाँ के एक अस्पताल में कुछ लोगों को खून चढ़ाया जा रहा था। इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे। खून चढ़ा और इसके बाद 14 बच्चों को हेपेटाइटिस और HIV हो गया। इनमें से 7 बच्चों को हेपेटाइटिस बी हुआ। फरवरी 2009 गुजरात का वडोदरा शहर, यहाँ एक 23 साल की महिला को हेपेटाइटिस बी हुआ। वजह 5 महीने पहले लगाया गया एक इंजेक्शन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के मामलों में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक साल 2022 में हिंदुस्तान में हेपेटाइटिस बी के करीब 3 करोड़ मामले सामने आए थे। पिछले दिनों स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 5 सालों में हेपेटाइटिस बी से 2729 मौतें हुई हैं और इनमें से 607 मौतें पिछले साल ही हुई थी। यानी हेपेटाइटिस बी देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। डॉक्टर्स इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन ये हेपेटाइटिस बी है क्या? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर में सूजन पैदा करता है और उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। इतना नुकसान कि कई बार लिवर फेल तक हो सकता है। हेपेटाइटिस बी HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है। ये इतना संक्रामक है कि ये दूषित सुई, खून, यहाँ तक कि अनसेफ सेक्स से भी फैल सकता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी क्या है, ये हमारे देश में इतना आम क्यों है, हेपेटाइटिस बी क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और हेपेटाइटिस बी से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। हेपेटाइटिस बी एक तरीके का एक वायरस है जो कि ब्लड के थ्रू फैलता है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ये अराउंड 3 करोड़ लोगों को है, जो कि लास्ट सेंसस 2022 में हम लोगों ने पाया था। हेपेटाइटिस बी जो फैलता है वो ज्यादातर ब्लड चढ़ाने से, किसी को इंजेक्शन लगवाने से, जैसे कि वो इंजेक्शन किसी एक पेशेंट को लगा जिसको हेपेटाइटिस बी है, वही इंजेक्शन अगर किसी और पेशेंट को लग गया तो उससे हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर होता है। एक और मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी का यह होता है कि माँ से बच्चे को होना। अगर किसी माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसके बच्चे को हो सकता है। ज्यादातर अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो वो उसको पता नहीं चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी उससे लड़ती रहती है और वो इन्फेक्शन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसको दबाव करके रखती है। लेकिन जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी टूटती है, हमको कोई लंबे समय तक कोई बीमारी हो जाती है, हमको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, TB हो जाता है, या फिर कोई भी मुख्य कारण से जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर कोई शुगरी है जिसकी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे में हेपेटाइटिस बी के लक्षण दिखना शुरू होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या हो सकते हैं? हेपेटाइटिस बी के लक्षण यह हो सकते हैं कि किसी को पीलिया हो, अगर किसी की पेशाब पीलापन आ रहा हो, किसी की आंखों में पीलापन आ रहा हो, और किसी को एक्सट्रीम वीकनेस हो, बहुत ज्यादा कमजोरी हो। हेपेटाइटिस बी से बचाव इस तरीके से किया जा सकता है कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर हम वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है 6 महीने में 3 डोज लगते हैं, और अगर हम ये लगवाते हैं तो हमको अराउंड 6 साल या 10 साल की इम्यूनिटी हमको प्रदान होती है। और ये इम्यूनिटी भी हर लोगों की अलग अलग तरीके से रहता है। बच्चों को हम लोग आमतौर पे वैक्सीनेशन देते हैं, जिसको मुख्य रूप से जरूरत रहती है वो लोग ज्यादातर 18 साल की उम्र ऊपर लोग रहते हैं। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप अपनी तरफ से हेपेटाइटिस बी और सी का भी एक इसी तरीके का, इसका एक तरीके का भाई है, समझ लीजिए हेपेटाइटिस सी। तो ये दोनों टेस्ट आप जरूर कराइए अगर आप कभी भी अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो। और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो अपने किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले। अगर नेगेटिव आता है तो फिर आप जरूर इसका एक वैक्सीनेशन लगवाइए, जिससे आपको अराउंड 10 साल तक की इम्यूनिटी मिल जाती है।
लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट एंड उसकी इम्यूनिटी पे। बचाव कैसे कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी से? बचाव ऐसे ही किया जा सकता है कि आप अच्छी जगह से ब्लड चढ़वाइए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप ब्लड चढ़वाएं, अच्छी जगह से ही आप इलाज कराएं। आप झोला छाप जॉब करके अगर किसी चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो इंजेक्शन कभी स्टेराइल नहीं करते, वो इंजेक्शन एक इंसान को लगाया वही इंजेक्शन दूसरे इंसान को लगा सकते हैं। तो यही सब मुख्य कारण है जिससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। इसका इलाज आज से बहुत पहले तो इसका इलाज बहुत मुश्किल था और उतना असरदार भी नहीं था। लोगों को 16-16, 20-20 इंजेक्शन लगते थे और तब भी उन लोगों को आराम नहीं मिलता था। लिवर का सिरोसिस हो जाता था, लिवर सड़ जाता था और अंत में पेशेंट की जान तक चली जाती थी या फिर उनको कैंसर हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक सिंपल दवाई आती है जो कि दिन में एक बार लेनी होती है और उससे ये वायरस पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। हेपेटाइटिस बी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्फेक्टेड खून चढ़ाने और सुई लगाने से तो हेपेटाइटिस बी फैलता ही है, अनसेफ सेक्स भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो तमाम सावधानियां बताई हैं उन्हें ज़रूर बरतें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्यों हो जाता है गॉल ब्लैडर में कैंसर और इससे कैसे बचें। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, ये एक पित्त की थैली होती है जो पेट के ऊपरी हिस्से में सीधे हाथ की तरफ होती है, लिवर के नीचे। इसका मेन काम होता है जो बाइल यानी पित्त हमारे लिवर के अंदर बन रहा है उसे इकट्ठा करना। जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट होता है तब ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, फिर उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। ये हुआ गॉल ब्लैडर पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स। इसमें होने वाले कैंसर को कहते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर। साल 2022 में दुनिया भर में गॉल ब्लैडर कैंसर के 1,22,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। करीब 89,000 लोगों की मौत भी हुई थी। ये डेटा WHO की एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने जारी किया है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 2022 में हमारे देश में गॉल ब्लैडर कैंसर के 21,780 केस मिले थे और करीब 16,407 लोगों की इससे मौत हो गई थी। भारत के जिन राज्यों में गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं उनमें से एक है असम। पहले माना जाता था कि असम और दूसरी जगहों पर इस कैंसर के बढ़ने की वजह आर्सेनिक से दूषित पानी है, लेकिन अब एक नई स्टडी हुई है। इस स्टडी से पता चला है कि कुछ खास तरह के गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। गॉल ब्लैडर में बनने वाली पथरी को पित्त की पथरी या फिर गॉल स्टोन कहते हैं। अगर इस गॉल स्टोन में कोलेस्ट्रॉल या हेवी मेटल्स ज्यादा हैं तो व्यक्ति को गॉल ब्लैडर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हेवी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक वगैरह। इस रिसर्च को असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की जर्नल केमिकल रिसर्च इन टॉक्सिकोलॉजी ने इसे छापा है। रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए और कुल 40 गॉल स्टोन्स के सैंपल लिए। इनमें से एक ग्रुप में 30 लोग शामिल थे, इन्हें सिर्फ गॉल स्टोन था। वहीं दूसरे ग्रुप के 10 लोगों को गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर कैंसर दोनों था। फिर इन सारे गॉल स्टोन्स की स्टडी की गई। पता चला कि कैंसर के मरीजों में जो गॉल स्टोन्स थे उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। वो दिखने में क्रिस्टल की तरह लग रहे थे और परतदार थे। इन गॉल स्टोन्स में टॉक्सिक तत्व भी काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे कि आर्सेनिक, क्रोमियम, मर्क्यूरी, आयरन और लेड वगैरह। ये सारे तत्व हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने और कैंसर फैलाने के लिए जाने जाते हैं। यानी सिर्फ गॉल स्टोन से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, गॉल स्टोन किस तरह का है और किन चीज़ों से मिलकर बना है ये भी कैंसर होने और ना होने की वजह बनता है। अगर किसी व्यक्ति के गॉल स्टोन में कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिक मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक कैंसर फैलाने वाले ये तत्व गंदे पानी, खाने और मिट्टी के जरिए शरीर में जा सकते हैं। ये तो हुई रिसर्च की बात। हमने डॉक्टर अरुण कुमार गोयल से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर कैंसर होता है तो उसे क्या लक्षण दिखते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। डॉक्टर अरुण कहते हैं कि वैसे तो गॉल ब्लैडर कैंसर के लक्षण बहुत साफ नहीं दिखते हैं, ज़्यादातर तभी सामने आते हैं जब कैंसर बढ़ जाता है। हालांकि अगर आपके पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की ओर बहुत दर्द हो रहा है, पेट फूला हुआ रहता है, अचानक तेजी से वजन घट रहा है या आपको पीलिया हो गया है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कैंसर होने का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज करना आसान हो जाता है।
जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद कुछ इमेजिंग टेस्ट होंगे जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई। अगर इन टेस्ट से गॉल ब्लैडर कैंसर का पता चलता है तो फिर कैंसर की स्टेज पता की जाएगी और उस हिसाब से आगे इलाज होगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। राजमा और छोले खाने से गैस बनती है, पेट फूल जाता है, ये काम करिए, नहीं होगी। अब रात में घर पहुंचे तो देखा कि राजमा बने हुए हैं, छोले बने हुए हैं। आप किसी भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़े, हचक के राजमा चावल खाए, छोले चट कर गए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि आप रात भर गैस से परेशान रहे, पेट फूल गया और इस वजह से आपका अगला दिन बेकार गया, अगले दिन पेट खराब। मगर कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपको कभी भी छोले या राजमा खाने से समस्या नहीं होगी, ना ही गैस बनेगी। ये खास तरीके हमें बताई डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। डाइटिशियन श्रेया कहती हैं कि राजमा या छोले बनाने से पहले उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटों के लिए भिगो दीजिए। आप इन्हें रात में भिगोकर सुबह बना सकते हैं। दरअसल छोले और राजमा में फाइटिक एसिड होता है, ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी ये शरीर में पोषक तत्वों को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होने देता। लेकिन जब आप राजमा और छोलों को भिगोते हैं तो ये फाइटिक एसिड काफ़ी हद तक टूट जाता है, जिससे शरीर के लिए पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करना, उन्हें पचाना आसान हो जाता है। इन्हें खाने के बाद पेट फूलने और गैस की दिक्कत नहीं होती है। अच्छी तरह भिगोए गए छोले या राजमा जल्दी और अच्छी तरह पक जाते हैं। सही से पकने की वजह से इन्हें पचाना आसान हो जाता है। नतीजा, गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप अधपके छोले या राजमा खाते हैं तो गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होती है, आपको पेट दर्द भी हो सकता है। जब भी राजमा बनाएं तो उसमें करी पत्ता का तड़का ज़रूर लगाएं। दरअसल करी पत्ता डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं, एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचाते हैं। वैसे करी पत्ता डालने से छोले और राजमा टेस्टी भी लगते हैं। आपको हींग भी ज़रूर डालनी चाहिए, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सही से काम करने में मदद करती है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो सेल्स को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हैं ताकि आप हेल्दी रहें। छोले या राजमा बनाते समय थोड़ी अदरक ज़रूर डालिए। अदरक में जिंजरोल्स जैसे कंपाउंड होते हैं जिससे पेट की सूजन दूर होती है और पेट फूला हुआ नहीं महसूस होता। बाकी मसालों की तरह अदरक भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय बनाती है, जिससे खाना जल्दी पचता है और पेट हल्का रहता है। तो अगली बार जब भी राजमा या छोले बनाएं इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी रात में छोले या राजमा खाएं कोशिश करें कि उसे सोने से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे पहले खा लें, ताकि शरीर को उसे पचाने का समय मिल जाए। जब आप खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं तो खाने को पचने का समय नहीं मिलता, खाना ढंग से पचता नहीं है, जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग होने लगती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।